जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 12th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड का 6 चैप्टर एक लेख और एक पत्र में एक लेख के तो पढ़ लिए थे, एक निबंध, और आज एक पत्र को पढ़ेंगे जो भगत सिंह लिखते हैं सुखदेव के नाम से। लिखते हैं कि प्रिय भाई, मतलब सुखदेव को पत्र भेज रहे हैं भगत सिंह, तो लिख रहे हैं प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों ने से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। मतलब जे बात हम जेल से पहले बाहर घृणा करते थे वो बात हमारे लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों को विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखता है। उदाहरण के लिए मैं व्यक्तित्व प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहता। मैं मतलब व्यक्तिगत प्रेम, मतलब किसी के प्रति प्रेम की भावना को मैं ज़्यादा मानता था, लेकिन अब मेरे हृदय में मस्तिष्क में वो वाला भावना अब नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं। आज सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ। मतलब पहले वाला जो विचार था, पहले ज़्यादा प्रेम वाला भावना चलता था, लेकिन अब भावना कौन सी वाला, अब खाली क्रांति वाला भावना। पहले लगता था कि किसी को मारना उड़ना नहीं है, बम उम जैसे पहले फेंकते थे तो क्या करते थे, ऐसे जगह पे फेंकते थे कि कुछ हो नहीं पाए। लिखते हैं अब कि आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है। मतलब आत्महत्या के बारे में सुखदेव सोचते हैं तो भगत सिंह बताते हैं कि मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे कई बार चर्चा की थी। तब आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस पर चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी बात यह सहनसाई कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। मतलब आप बोल रहे हैं कि आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। मतलब कायरता वाला आत्महत्या जो है कायरता वाला काम है, काची वाला, डर वाला काम है। मतलब डर के एक आदमी ज़्यादा पीड़ा होने लगता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। ये सुखदेव भगत सिंह को बता रहे थे सहनसाई कुटिया में शाम के वक्त। तो आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक एवं घृणित है। मतलब इस आत्महत्या वाला जो काम है भयानक है और घृणित है, परंतु इस विषय के रूप में मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। मतलब पहले आप बोलते थे कि कायर वाला काम है, डर वाला काम है, लेकिन अब आपकी राय जो है बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप मुझे उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ के लिए ये अनिवार्य है, उचित है। मेरी अब इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। क्या है? आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। मतलब क्रांतिकारी तो क्या, कोई भी मनुष्य अगर आत्महत्या करता है तो वो उचित बात नहीं है। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा कष्ट सहन कर रहे हैं तो आप अपनी देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। मतलब खाली कष्ट सहने से देश की सेवा नहीं हो सकता है। आप जैसे व्यक्ति की ओर ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है। मतलब कि आप जैसा व्यक्ति थोड़ा सा कष्ट सहन नहीं कर पा रहा है और आत्महत्या की बात कर रहा है तो और व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना ने हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मतलब हमने कष्ट सहना, हमने देश प्रेम के लिए पहले ही सोच समझकर ये वाला रूट अपनाया है कि हमें कष्ट सहना होगा देश के लिए। मैं ये समझता हूँ कि अपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब यह समय है जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं। मतलब हम देश को बहुत अधिक से अधिक सेवा किए हैं, अब समय आ गया है कि उसका कष्ट उठाएं। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। अब समय आ गया है कि आपको पूरी जनता का नेतृत्व करना है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। मतलब एक बार बम फेंके थे ना भगत सिंह बम नहीं फेंके थे लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो
मानव मानव जो है कोई भी काम उचित मानकर ही करता है। जैसे हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का काम किया था, कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। मतलब कोई काम हम कर दिए तो हम सोचे समझ के किए काम, लेकिन जब उसका फल भोगने का बारी आती है तब कार्य से इसका जो फल है बहुत भयानक भले हुआ। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा कार्य उचित होता? मतलब हम बम फेंक दिए और उसका फल जब भोगने के बारी आया तो हम क्या कर देते हैं कि गिड़गिड़ाते हैं कि हमको छोड़ दीजिए, तो ये वाला कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब तो हमने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए। मतलब अगर हम गिड़गिड़ा जाते हैं तो हमारे जो पीछे, हम अगर लीडर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो हमारे जो पीछे भी सहयोगी हैं उस पर खराब प्रभाव पड़ता। वो अगर जब हम गिड़गिड़ाने लगे, बम फेंकने पे पकड़ा गए थे तो गिड़गिड़ाने लगते हैं, तो इसका दूसरा प्रभाव पड़ जाता, लोगों पर उल्टा प्रभाव पड़ता। वो देश के प्रेम के भावना जो जग गया है वो अब पीछे हट जाता। लेकिन जब हमने फांसी का चुना तो और सब में एनर्जी जागा कि जब एक भगत सिंह फांसी दे सकता है तो हम भी देश के लिए लड़ेंगे। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हो गए हैं। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। जब बंदी हुआ था तो हमारी संस्था की राजनीतिक बंदियों की दशा एकदम दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया है। मैंने आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय में भीतर ही मर जाएंगे। हम मतलब ये बात आपको बता देते हैं कि हम बहुत जल्द, बहुत कम समय में, ये सब जो अपराधी वाला जो काम होता है, भगत सिंह अपराधी वाला काम भले किए, जैसे उस सब पे बम फेंके, लेकिन अपने देश के लिए फेंके थे, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बम भी फेंके थे। वहाँ पे चौरा चौरी कांड में बहुत सारा मर्डर भी किए थे, गोली भी मारे थे, तो अपने देश के लिए किए थे। तो उसका परिणाम बहुत भयानक हुआ ना। तो पहले मान लिए थे कि हम अथी हैं तो हम बहुत कम समय में मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का ना तो ज्ञान ही था, ना हमें विचार ही सूझता था। हमें तो मृत्यु के लिए तैयार, मतलब हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। हमको ना भोजन सूझता था। जब भगत सिंह को जेल में बंद किया गया था तो ना भोजन करते थे ना कुछ करते थे। मतलब जैसे हम लोग उनको राष्ट्रभक्त मान रहे हैं, और जिसको वो गोली मारे होंगे उसका अथी मानेगा उसको? नहीं ना। तो वही बोलते हैं कि हम मृत्यु के पहले ही गले लगा के ये वाला काम आरंभ किए थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं किया जा सकता। मतलब तो आपको क्या लगता है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? इतना हम लोग खाना नहीं खाएं तो हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। हमारे मित्र श्री यतीन्द्र दास, हाँ, यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो सब अस्मरणीय है। मतलब यतीन्द्रनाथ दास जो है वो भी मृत्यु किए, मतलब वो भी, उनका भी मृत्यु हुआ। तो ये आत्महत्या वाला मृत्यु नहीं है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हुआ। मतलब हमको फांसी का सजा शुरू हुआ तो पूरा देश में एक सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। मतलब अगर हमको फांसी का सजा सुना दिया गया तो इस पे पूरा देश में सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया ना। तो इस संघर्ष में हमको मरना एक आदर्श मृत्यु है। इसमें फांसी के फंदा पे चढ़ जाना एक आदर्श मृत्यु है। इसके अतिरिक्त हम जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुना दी जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। मतलब जो लोग को यह विश्वास है कि उसको मृत्यु दंड मिलेगा, उन लोगों को क्या करना चाहिए? भगत सिंह लिख रहे हैं कि उन लोगों को वेट करना चाहिए, और जब सजा सुना दिया जाए तो उन्हें फांसी की, और तत्पश्चात उसको वेट करना चाहिए कि कब तक उसको फांसी दे दिया जाता है। आइए, जब फांसी दे दिया जाएगा तो उनका मृत्यु क्या होगा? सुंदर होगी। परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मतलब अगर हमको ज़्यादा पीड़ा दे दिया जा रहा है तो हमको कष्ट सह लेंगे और फांसी के दिन का वेट करेंगे, ये नहीं कि हम आत्महत्या कर लें। ये कायरता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है।
विपत्तियां जो आती है व्यक्ति को क्या बना देती है, पूर्ण बना देती है, संपूर्ण बना देती है। मैं और आप, वरन मैं कहूँगा हम में से किसी को किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। हमने भले ही कभी कष्ट नहीं किया हो, लेकिन ये भाग अभी से आरंभ होता है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय में हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वो हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई पड़ती। मतलब जो रूसी साहित्य वाला के प्रत्येक स्थान में इसका वास्तविकता मिलती है। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। मतलब रूसी साहित्य लिखते हैं कि कष्ट हमें देश के लिए सहन करना चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ते हैं। भगत सिंह के हम विचारों को सिर्फ अति करते हैं, लेकिन देश के आंदोलन के लिए आज भी कोई लोग खड़ा नहीं होता। सब अंदर से सोचता है कि हम भी देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये वाला अनुभव सिर्फ भीतर अनुभव नहीं करते हैं, खाली सोचते हैं। हम उनके अनुवाद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियों सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों के सही दृढ़ता, दर्द और गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। मतलब वो जो रूसी साहित्य लिखा है उसमें दर्द है, दर्द की गहरी टीस है, उनके चरित्र में तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन के अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्ट को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमारे जैसे व्यक्ति, भगत सिंह लिखते हैं कि हमारे जैसे व्यक्ति जो अपने आप को क्रांतिकारी होने पर गर्व करते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, हम अपने देश के लड़ रहे हैं, उनको चिंता नहीं करना चाहिए विपत्ति के, दुख को, कष्ट को, उनको सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जिनका हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं। हम तो खुद कष्ट को बुला रहे हैं, विपत्ति को खुद आमंत्रित करते हैं, एवं हम जिनके कारण हम आपको क्रांतिकारी कहते हैं, वही कष्ट जो हमको मिलेगा, इसीलिए तो हम क्रांतिकारी कहलाएंगे। भगत सिंह लिख रहे हैं अब कि मैं आपको बताता हूँ कि केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मतलब ये बता रहे हैं कि जेल में कोई व्यक्ति अपराध और पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मतलब कौची होता है, अपराध के सजा जो है जेल में वो पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेलों के ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहन करना। मतलब स्वयं कष्ट अगर सहन करोगे जेल में रह के, तभी तो पता चलेगा कि क्रांतिकारी कितना दिक्कत से होता है। हमको जो अगर कष्ट सहेंगे तो हम क्रांतिकारी कहलाएंगे। आप भली प्रकार जानते कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियों सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। मतलब जो जारशाही था, वहाँ का राजा, जार मतलब वहाँ का जो राजा था, बंदी गृह में विपत्ति सहन किया वहाँ का लोग, तब ना क्रांतिकारी लोग, तब ना उसका तख्ता पलटा जारशाही का। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है? मतलब रूस के जो जारशाही था, मतलब अपने आप पे घमंड करता था वहाँ का जो रूस का राजा, तो वहाँ के लोग जब जेल में गए तो वहाँ पर जेल को ही तोड़ के गिरा दिया। ठीक ना, जेल में गए बहुत सारे लोग और जेल को ही तोड़ के गिरा दिए। तो वहाँ के जब लोगों में अति का भावना आया, देश प्रेम का, तब आज़ाद हो पाया। अब तो ऐसा भारत में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो। केवल यह कह देना कि दूसरे कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। मतलब जो लोग आज कहते हैं कि हमारा इस सबसे क्या मतलब है, हमको देश से क्या मतलब है, इसके लिए बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा कहना उचित है? सब तो यही सोचता है कि देश के लिए बहुत सारे लोग हैं, कोई हंगामा करेगा ना, तो ऐसा सोचना उचित नहीं है। सब दूसरा पे अगर टालते रहोगे तो कौन हंगामा करेगा, कौन अति करेगा? इस प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्रीय कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने का अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। मतलब जो लोग दूसरा पे आशा रखते हैं कि वो लोग क्रांति बनेंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, उन्हें
संघर्ष करने के लिए विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए, आज से संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। मतलब उन विधियों का उल्लंघन करें जो देश के लिए, समाज के लिए गलत हो, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न को कभी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। मतलब जो अनावश्यक है उसे कभी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। मतलब जो आंदोलन होगा क्रांति के लिए, क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उनमें से सब पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख है या ना समझ, वे आपको इस व्यवहार को जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ पाते, क्योंकि आप उनमें से बहुत ऊंचे और समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। मतलब जो लोग कहते हैं आंदोलन से दूर रहना चाहते हैं, वो लोग क्या है, मूर्ख है या ना समझ है। अपने देश के लिए लड़ना और देश के लिए लड़ाई लड़ना और देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, सोचते हैं कि दूसरा लोग कर ही रहा है तो हमको अपने आप को पृथक रखना। जो अपने आप को देश के से पृथक रखते हैं देश की लड़ाई से, वो क्या है, मूर्ख है या ना समझ है। वास्तव में यदि आप अनुभव करते हैं कि बंदीगिरी का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते। मतलब जो बंदीगिरी में भले उसको अपमानित किया गया हो, लेकिन वो तो आंदोलन कर रहा है ना विरुद्ध, तो उसको सुधारने का जो प्रयास हम ही लोग ना करेंगे। जब बहुत सारे लोग होंगे हम लोग का अपमानित जब कर देगा, तब उसको भी सुधारने का प्रयास हम ही लोग ना करेंगे। संभवतः आप यह कहेंगे कि संघर्ष सफल नहीं हो सकता, मतलब ये जो संघर्ष कर रहे हैं वो सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसे आड़ लेकर साधारण लोग, निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। मतलब जो लोग कह देते हैं कि यह वाला संघर्ष सफल नहीं हो सकता इसलिए हम इसमें भाग नहीं लेंगे, तो ये लोग निर्बल हैं। यह वह उत्तर है जिसे हम लोगों से सुनते रहे, जो जेल के मुख से सुनूंगा। कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना क्या कर सकती है। मतलब जो भी कार्यकर्ता और पार्टी है जो अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती है। जो लोग कहते हैं कि यह आंदोलन सफल नहीं होगी, वो उससे क्या हम आशा रखें, क्या हम इससे निष्कर्ष निकालें कि हम इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है। मतलब इससे निष्कर्ष निकालें कि आंदोलन में हम कहाँ भूल किए हैं, क्यों नहीं सफल हुआ। नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकलना उचित नहीं होगा। उससे तो उस व्यक्ति के भीतरी निर्बलता प्रकट होगी जो इस प्रकार सोचता है। मतलब इससे अगर सोचेंगे कि ये वाला आंदोलन में भूल हुआ है, तो निर्बलता उस सब के आप प्रकट होगा। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे। मतलब 14 वर्ष अगर कोई व्यक्ति बंदीगृह में रहा, मतलब जेल में रहा, तो उसके भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं किया जा सकता कि उस समय उसका विचार वही होगा जो जेल से पहले था। मतलब जेल से पहले था उसी वही विचार जेल में भी होगा, ये आशा नहीं है। जेल में उसका विचार बदल भी सकता है, नहीं मतलब पहले वो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता होगा, लेकिन जेल में जाते वो ठंडा हो जाता होगा, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। जेल में जो उसको कष्ट दिलाया जाएगा वो उसके पूरे विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण आपके विचारों के अनुकूल था। मतलब भगत सिंह लिख रहे हैं सुखदेव को कि आपसे पूछ सकता हूँ कि जेल के बाहर आपका विचार वातावरण के अनुकूल था, फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे। क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में ना उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता। मतलब आप अगर ना उतरे होते इस क्षेत्र में तो कोई भी क्रांतिकारी परिवर्तन होता, कदापि नहीं होता। यदि ऐसा है तो आप भूल रहे हैं कि यद्यपि यह ठीक है कि हमें वातावरण को बदलने के लिए बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता के उपज है। हमको तो उस समय की वेट करना चाहिए जिस समय हम लोग को क्रांतिकारी परिवर्तन सफल होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट सहन करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति को उत्पन्न किए, उनमें से मार्क्स भी एक था। मतलब असल में वो वाला आदमी ने कष्ट सहन करने वाला विचार जन्म दिया, वो विचार दिया औद्योगिक क्रांति। कौन चीज? औद्योगिक क्रांति सब विचार दिया कि अब भी यहाँ उद्योग स्थापना होना चाहिए। तो इसके लिए जो एकजुटता उत्पन्न हुआ उससे सारे लोग विचार जागृत हुआ।
इसमें से एक मार्क्स भी था, हम अपने स्थानों पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुए। हाँ, मार्क्स भी एक सहायक सिद्ध हुए वो विचार को एक गति देने में। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय के परिस्थिति का प्रभाव का परिणाम है। मतलब हमने भी समाजवाद का जन्म नहीं दिया, ये तो इस समय का खेल है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब हमने इस विचार को, एक कठिन कार्य को हाथ में लिया, तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। मतलब हम जो कठिन कार्य अपने हाथ में लिए हैं उसे जारी रखना चाहिए। और आत्महत्या अगर हम कर लेंगे तो इससे जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, इससे क्या होगा, उसके प्रतिक्रियावादी होगा। अगर जनता इस तरह कैंपेनिंग कर रही है तो उसका राह भटक जाएगा। आत्महत्या कहीं से भी उचित नहीं है। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहेंगे। मतलब जेल में जितना निराशा मिले, दबाव मिले, हिंसा मिले, लेकिन हम उस परीक्षा को पास करेंगे और उसका विरोध का काम जारी रखेंगे। जिस समय हम अपने कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार की हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग आपको महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षा युक्त ना थी? फिर भी हमने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण होता था? मतलब जो लोग हमको बड़ा क्रांतिकारी कहता था वो भी क्रांति के समय हमारा साथ छोड़ दिया, फिर भी हम जारी रखे, आंदोलन को प्रयास करते रहे जारी। और हमारे पास क्या कारण होता था कि हम जारी रखें? अब जब हमको सफल होने वाला है तो आप आत्महत्या की बात करते हैं। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं का उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों में दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? मतलब उसका उदाहरण आप क्यों नहीं पेश करते हैं? जो क्रांतिकारी हमारे जेल से बाहर लौटे फिर भी वही वाला काम कर रहे हैं और अपने कार्य में लगे हुए हैं। यदि आप वाकुनिन ने हमारे समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में आत्महत्या कर लेता। मतलब जो क्रांतिकारी उतना दंड सहा, उतना कष्ट सहा, उस शुरू में आत्महत्या कर लेता। और आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकार भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों और दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। मतलब जो भी जीवन का भाग, जो दंड जेल में भोग रहे हैं, उस पर अडिग रहना चाहिए, अपने पे विश्वास करना चाहिए। कोई भी काम हो अपने पे विश्वास करना चाहिए कि एक दिन सफल होगा। अगर थोड़ा सा क्या पता अगले ही क्षण आपका ये जो कैंपेनिंग कर रहे हैं आप और सफल हो जाए। आत्महत्या करना कहीं से भी उचित नहीं है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र और प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो हमें बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आप विचार से घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? मतलब आप लोग कहते थे कि ये वाला काम नहीं हो पाएगा, कैसे वहाँ बम पहुँचेगा, उतना बड़ा सभा में कैसे बम पहुँचेगा, कैसे फोड़ेंगे, आपको विश्वास नहीं था। लेकिन हम प्रयास किए और वो वाला काम सफल हो गया। आपको इस पर भी विश्वास नहीं था, फिर अब क्या हुआ? सफल हुए ना। यहाँ भी आपको ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियों भी नहीं है। मुझे इस पर प्रश्न विचार करने पर भी घृणा होती है। आपको इस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। मतलब जो आपके मन में मनोवृत्ति चल रही है उससे हमको घृणा आती है कि ये जो मन चल रहा है ये कहाँ से आपको मन में उठ गया कि आत्महत्या कर लेना चाहिए। या मनोवृत्ति हमको आत्महत्या करने की अनुमति नहीं देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपको बंदी बनाए जाने के समय इन विचारों का अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपको विष खाकर उस समय आत्महत्या कर लेती, तो आप क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो आप कार्य का विचार करना हमारे लिए हानिकारक है। मतलब जब काम आप प्रारंभ किए थे, जब आप जेल में गए थे, उसी समय अगर विष खा के आत्महत्या कर लेते तो उचित था। लेकिन अब बहुत सफल होने वाले हैं, हम लोग अब सफल होने वाले, अब आत्महत्या आपके लिए उचित नहीं है। अब ये वाला काम करना, विष खा के अपने आप को आत्महत्या करना, ये बहुत हानिकारक हो जाएगा।
एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह कि हम लोग ईश्वर, पूर्ण जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं परितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में कोई नितांत भौतिकवादी रीति की सोचना चाहिए। मतलब ये वाला कि नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, अति दंड मिलेगा कि वहाँ स्वर्ग मिलेगा, इस सब पे हमको कुछ नहीं, हमको विश्वास है। हम सिर्फ एक देश के प्रेम की भावना है और देश के लिए लड़ रहे हैं। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। हमको अब वैज्ञानिक तरह से सोचना चाहिए जीवन और मृत्यु को। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी कि उन्होंने कहा था कि कोई भेद खोलने और इस प्रकार का अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मैं यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सही नहीं कर सकता। मतलब अगर एगो भेद खोले हमको पिताजी के सामने रखा गया और उसको बोला ना कि तुम भेद खोल दो, तुमको जीवन छोड़ देंगे, ठीक है ना। तुम मान लो कि हमने ये वाला काम किया है और ये वाला काम अब नहीं करेंगे, तुम खाली इतना कह दो, लेकिन हमने तय किया कि हम मृत्यु को गला मानते हैं, हम ये वाला काम करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक देश के लिए लड़ेंगे। और हमने मृत्यु को चुना। क्या चुना? मृत्यु को। भगत सिंह के इसलिए फांसी दिया गया कि खाली वो मान लेते ना कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक ना, तो उनको छोड़ दिया जाता, लेकिन वो चुने कि जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे, इसलिए उनको फांसी की सज़ा दे दिया गया। हम तो अपने जीवन को अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसको जीवन किसी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसके विचार हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। मतलब जो व्यक्ति अपने देश के लिए मृत्यु को एकदम गलत लगाता रहा, वो आत्महत्या कैसे कर लेगा? नहीं कर सकता। और यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अब हमारा जो एम है वो सफल होने वाला है। अब आत्महत्या का बात आप सोचिए भी मत, ठीक ना। सुखदेव को ऐसा बोल रहे हैं भगत सिंह। आशा है मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मतलब हम मानता हूँ, हमको पूरा विश्वास है कि हमको मृत्युदंड सुनाया जाएगा। अटल विश्वास है कि हमको मृत्युदंड ही मिलेगा। मुझे किसी प्रकार के पूर्ण क्षमा या नर्म व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। मतलब हमको अगर मृत्युदंड भी सुनाया जाए, अगर थोड़ा सा हमको क्षमा करने के लिए कहा तो हम क्षमा के भी नहीं करेंगे, हम मृत्युदंड को स्वीकार करेंगे। वरन यह वो भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत समय एवं कई बंधनों से जकड़ी होगी। हमारे लिए तो क्षमा हो सकती है और ना होगी ही। मतलब ना तो हम क्षमा करेंगे और ना क्षमा होगी हमारे लिए। इस पर मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से और विश्वव्यापी हो, और उसके साथ मेरी अभिलाषा है कि मैं जब तक यह आंदोलन अपनी चरम सीमा तक पहुंचूं तो हमें फांसी दे दी जाए। मतलब जब हम ये जो मेरा सफल आंदोलन है ये अपने कांची तक पहुँचे, चरम सीमा तक पहुँचे, वैसे हमको फांसी दे दिया जाए। ये आंदोलन को सफल करने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमको चरम सीमा तक पहुंच जाए, एक लेवल तक, और हमको फांसी दे दिया जाए। मेरी यह इच्छा कि यदि कोई सम्मानपूर्वक उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए, हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण ना बने। जब देश का भाग्य निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों के भाग्य पूर्णता भुला देना चाहिए। मतलब जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है, मतलब जब देश का भाग्य, मतलब देश आज़ाद होने वाला हो, तो व्यक्ति को अपना भाग्य भुला देना चाहिए। उसके भाग्य में क्या लिखा है समझ लो ना। भगत सिंह लिखते हैं, हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समय अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं। इसीलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने से, बलिदानों से उत्पन्न की जाती है और की जाएगी। मतलब क्रांति जो है एकदम कार्य सतत करने पे, मतलब लगातार काम करने से, कष्ट सहने से, प्रयत्न करने से, अरे समझ में, बलिदानों से सिर्फ उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी।
जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा के लिए मैं सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों से कुछ अमिष्ट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, अधिक कुछ नहीं। मतलब हमारा सिर्फ इतना आशा है कि जब हमारा आंदोलन है चरम सीमा पर पहुँचे, हमको फांसी की सज़ा सुना दिया जाए, ठीक ना। और तब हमारा हृदय को सुकून मिल जाएगा और हमारा देश का निर्णय हो जाएगा। हम अपने को मृत्यु के लिए तैयार हैं। थैंक यू दोस्त।